आवश्यक तकनीकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर मनीष स्वाट से इस संयुक्त मंडलीय गोष्ठी के अवसर पर पंच को सुशोभित करते हुए आदरणीय कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, तीनों मंडलों के मंडलाध्यक्ष महोदय, सभी जिलों के डीएम साहब, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधु एवं सम्मानित किसान बंधुओं एवं कृषक महिलाओं को मेरा नमस्कार। जो चर्चा हुई है, जो थीम है इस मंडलीय गोष्ठी की, वो है अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए विस्तृत राशि रणनीति बनाने के ऊपर है। लेकिन ध्यान देने की बात है, विभिन्न शोध संस्थानों एवं सर्वे एजेंसियों के ऊपर चर्चा की जाए तो हमारा जो उत्पादन स्तर है लगभग कंप्लीशन पर पहुंच चुका है। यानी कि अधिकतम जो पैदावार हम भूमि में उपलब्ध जीवांश कार्बन के आधार पर ले रहे हैं, उसका सैचुरेशन पॉइंट लगभग पहुंच चुका है। और हमको प्रोडक्टिविटी में आप दुनिया में जो बेस्ट कंट्रीज हैं उनके 1/3 पे हैं पैडी में सभी को। और इंडोनेशिया, मलेशिया है, वियतनाम, थाईलैंड है, उनके आधे में है। पंजाब से 2/3 पे है। तो आप कैसे कह रहे हैं सॉइल के ऊपर डिपेंड है। सॉइल किस तरह की हमारे पास हो, जीवांश कार्बन और सॉइल तो बेस्ट है हम लोग, मतलब अब जो एबिलिटी होती है सर, क्योंकि जीवांश कार्बन कम हो रहा है हमारे पास। जीवांश कार्बन की मतलब हम लोगों से ज़्यादा कम है पंजाब, हरियाणा तो उसी पॉइंट है, बट उसका प्रोडक्शन हम लोगों से ज़्यादा है। उसको बताइए कैसे है और क्यों, कैसे पहुँचे वहाँ। तो इस पर हम चारों तरफ से कुछ मटेरियल बनना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। जो गैपिंग 7.5 सेंटीमीटर की दी गई हुई है, उसमें हम लोग बालू भर देंगे। शुद्ध बालू हो, मिट्टी वगैरह की मिलावट ना हो, कि शुद्ध बालू जल रोकने की क्षमता रखता है और उससे वो ठंडा करता है। जब इसको भर देंगे तो इसको चारों तरफ से खेत भर देंगे। जो सामान इसके अंदर रखेंगे, फल सब्जियां क्रेट्स के अंदर, वो आपकी 7 से 10 दिन तक वैसे ही सुरक्षित रहेगी जिस प्रकार से आपने इसकी तोड़ाई की थी। ऊपर से ढकने के लिए इसको हम घास फूस, पुआल, बांसबंदी की सहायता से ऐसा छप्पर डालेंगे कि अगर काम कहीं धूप आ रही हो, ऐसा दूरी लगाते हुए छप्पर डालेंगे कि धूप सीधे इसके दीवार पर ना पड़ने पाए, छप्पर पड़ के अपना वो भाग जाए। जितना ठंडा रहेगा उतना अच्छा काम करेगा। न सिर्फ फल सब्जियों को रखने के लिए, अभी तो आपके ये बायो फर्टिलाइजर के भंडारण के काम आता है और महती इसकी उपयोगिता है। इसके बारे में और तकनीकी जानकारी के लिए मैं भी आपको नंबर दूंगा, आप बात कर सकते हैं। और जब बनवाए तो व्हाट्सएप के माध्यम से या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क करके आप सीधे वहां पे राय ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की एक योजना है PMFME स्कीम, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस, प्रधानमंत्री सूक्ष्म उन्नयन और उद्योग उन्नयन स्कीम का नाम है। इसके अंतर्गत एक ऐसी योजना है जिसमें कि आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है। या अर्थात अगर मान लीजिए आप 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो 35% गवर्नमेंट आपको उसमें सब्सिडी के रूप में देगी, बाकी आपकी सिंपल EMI बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इस योजना में न सिर्फ उद्यमी अपितु बहुत बड़ी संख्या में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो कि कार्य करती हैं, वो जो कि खाने बनाने से जुड़ा हुआ है, जैसे अचार बनाना है, मुरब्बा बनाना है, या फिर आप अचार की पैकिंग करके बेचना चाहते हैं, आपको अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो समूह की प्रत्येक महिला को इसमें 20,000 मिलने का प्रावधान है लोन के रूप में, जो आप धीरे धीरे चुकाएंगे। इस योजना के बारे में अच्छी जानकारी आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल सकती है, नहीं तो आप कृषि विश्वविद्यालय शुरुआत में संपर्क करेंगे हमसे या हमारे डिपार्टमेंट के लोगों से, और उद्यान विभाग के जो जिले में स्थापित है वहाँ के DHO महोदय से संपर्क करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत जो 10 लाख तक का लोन लेंगे उसमें आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री लग जाएगी जिसमें आप कार्य करके 2 पैसा कमाने लायक खुद बन सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस योजना का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इससे आपकी सिर्फ आमदनी बढ़ेगी बल्कि आपको एक रोजगार भी हमेशा के लिए मिल जाएगा। मेरा नाम और नंबर नोट कर ले, अगर डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो समय अभाव है और भी लोग हमारे साथ बोलने के लिए रखता है। नाम है डॉक्टर मनीष कुमार केसरवानी, नंबर नोट कर लीजिए 94 15 63 70 10 94 15 63 70 10। ये नैनी एग्रीकल्चर सुभाष में कार्यरत हूँ और किसी भी समय आप फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पीएमएफएमई स्कीम में पत्र बनाने में या फिर पत्राचार करने में प्रोजेक्ट बनाने में कोई दिक्कत होती है तो पूरी तरह सहायता आपको इसे प्रदान की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। सुधीर कुमार मौर्य ये हाईटेक नर्सरी के संदर्भ में जानकारी देंगे। श्री सुधीर कुमार मौर्य। आज यह नर्सरी हमारी लगभग 45 से 50 लाख पौधे साल भर में तैयार करते हैं और लगभग 30 से 35 लाख का टर्नओवर करते हैं और यह नर्सरी व्यवसाय के रूप में है और प्लस इसके साथ किसानों की सुविधा भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधा बेचने के बाद हमारा काम खत्म, पैसा आ गया जेब में। जो व्यापार इस तरह से आज हमारे किसानों के बीच चल रहा है क्योंकि किसान को सबसे ज्यादा ठगा जाता है। कारण यह है कि वो उतना जानकार नहीं है, हम किसी और को नहीं ठग सकते क्योंकि वो जानकार है। किसान जानकारी अभाव में बहुत परेशानियां होती हैं और इस समय हाईटेक नर्सरी सॉइललेस मीडिया में हम तैयार करते हैं और हमारी नर्सरी एक जनपद में ही है, पूरे पूर्वांचल में जाती है। बीच में हमारी नर्सरी ग्वालियर झांसी भी जाती थी लेकिन अब किसानों की मांग यहाँ ज्यादा होने के कारण हम बाहर नहीं भेज पाते हैं। यह उच्च गुणवत्ता की नर्सरी तैयार करते हैं और नर्सरी तैयार करने के बाद जो पौधा हमारे यहाँ से किसान ले जाता है उसको हम जाके समय समय पर देखते हैं और जब तक फसल नहीं तैयार हो जाती उससे संबंधित सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। हमने अपने घर पे ही आउटलेट भी डाल रखा है और किसानों को उसमें जो भी समस्या होती है पौधा लगाने के बाद और उसके बाद उसके फसल में कीट रोग सारी समस्या का निदान भी करते हैं। पता चला हम जैसे दुकान पे जाते हैं बीज दवा खरीदने, पहली बात सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमारे यहाँ सबसे बड़ी है जो वास्तविक रूप में ये है कि किसान जाता है दुकान पे तो उसे ये पता नहीं रहता कि हमारे पौधे में लगा क्या है और दुकानदार क्या करता है कॉकटेल टाइप में कीटनाशक, फंजीसाइड, पीजीआर सब मिला के दे देगा जिससे किसान की लागत बढ़ जाएगी। और क्या होगा, दुकानदार ये समझेगा कोई ना कोई दवा तो काम करेगी। यहाँ पे किसान बहुत ज्यादा मार खा जाता है कि जो चीजें ये जमीन पे नहीं आ पा रही हैं क्योंकि किसान उतना जागरूक नहीं है कि हम उसको सारी चीजों को उस तरह से वो समझ पाए, इसलिए गंभीर मुद्दा है ये। और दूसरा किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों पे विचार विमर्श चल रहा है। अभी हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर डी राम जी ने बताया कि बाहर के बाजारों में हमारे उत्पाद हम यहाँ बेच रहे हैं, आगे जाके वो 100 रुपए का बिक रहा है, हमें 10 रुपए ही मिल रहे हैं। तो इसलिए एक के पास नहीं है, छोटे छोटे देश में आज कितने अमीर हैं पर पर्सन इनकम इतनी ज्यादा है लेकिन यहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें एक काम करने की जरूरत है, एक्सपोर्ट पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है जिससे कि जब एक्सपोर्ट पे एक मॉडल तैयार हो जाएगा और उस पर अगर अच्छे से काम हो जाएगा तो ये चीजें जो हम लोग यहाँ बात करते हैं वो जमीन पे साबित हो जाएंगी। और हमने अपने हाथ से पॉली हाउस बनाया है, 1 एकड़ एरिया में हम काम करते हैं, अपने हाथ से पूरा बनाया है। आज भी हमने उसको पहले छोटे पैमाने पे था, आज 1 एकड़ में कर लिया। हमने 2-4 हिस्से से शुरुआत की थी 2012 से। ऐसा नहीं है, शुरुआत में ये हुआ कि इसको बंद कर देना ही सबसे फायदेमंद है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और इसको आगे किया है। आज पूरे पूर्वांचल में कोई कॉमर्शियल हाईटेक नर्सरी नहीं है। हमने एक बार कानपुर के किसान का ऑर्डर ले लिया 2014 में, हमारे पास नर्सरी तैयार नहीं हो पाई, उस समय खराब हो गई, लेकिन उस किसान का खेत
उस समय उसने 1 महीने की नर्सरी का समय होता है, उसने खेत छोड़ के रखा था कि 1 महीने बाद हम लगाएंगे। अगर वो चूक जाएगा तो पूरा साल उसका खराब हो जाएगा। हमने यहाँ पूरे प्रदेश में और अन्य जगहों पर जब पता किया तो पता चला हाईटेक नर्सरी आपको इंदौर में मिलेगी या पंजाब अमृतसर में मिलेगी। उस समय हमने अमृतसर से नर्सरी मंगा के उसको हमने कानपुर में दिया, चकेरी में हमने ऑर्डर किसान का दिया था। उस समय हमने नया हमें अनुभव की कमी थी, हमने IIHR बेंगलोर जाके वहाँ से खुद से हमने ट्रेनिंग ली है और उसके बाद फिर हमने आके यहाँ से फिर से चालू किया। और आज ये है नर्सरी, पहले हम बीच में हमने जब शुरुआत में हमारी नर्सरी नहीं चल रही थी तो हमने ग्वालियर, शिवपुरी MP में आता है और झांसी तक भी हमने भेजा। आज ये कंडीशन है कि हम 100% में केवल 40 से 50% ही नर्सरी सप्लाई कर पाते हैं। इसमें 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है उसको स्टैंड होने में, और उसके बाद जब उठाते हैं तो उस पर इन्फेक्शन और मृदा जनित सॉइल बॉर्न डिजीज बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। और उसके बाद इसमें क्या है, ये प्लॉट ट्रे की नर्सरी है, इसको जब आप निकालेंगे आज लगाएंगे कल से पौधा विकास करना शुरू हो जाएगा। और इसमें बीमारियां वायरस से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल लेवल में है। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं समय लूँगा, बहुत सारे आदरणीय आए हैं, समय कम है, इसलिए मैं छोटी सी बात पे खत्म करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये किसान से भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान कहते हैं ये है वो, इसमें ये समस्या है। जब तक आप अपने मन में ये नहीं ठान लेंगे कि हमें ये करना है, वो उस दिन आपको मिलेगा जरूर। और जिस दिन आप ये सोच लेंगे इसमें बड़ी समस्या है, झंझट है, वो पूरे जीवन आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, अगली पीढ़ी भी उसी तरह रह जाएगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं वो है, लेकिन आपको भी 2 कदम चल के उसको बनाना, गवर्नमेंट ही आप घर में जाके लगा नहीं देगी। आप आइए और उसको मेहनत से और मन से जब करिएगा, गवर्नमेंट योजना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे बहुत सारी जो योजनाएं चलती हैं, हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, आप खुद से डेवलप करिए, आप खुद ही डेवलप हो जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, शुरुआत में जरूरत पड़ती है, तो इसलिए जो भी है, लेकिन ये है कि आप खुद को मजबूत बनाएंगे तभी आता है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास 100 बीघे हैं तभी हम खेती करें, 5 विश्वा 2 विश्वा से भी हमारा यहीं पे है। सभी किसान भाइयों से हम अनुरोध भी करना चाहेंगे, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, लखनऊ रोड पे ही है, हमारी नर्सरी भी विजिट कर सकते हैं। इससे और भी ऐसा नहीं है कि हर जिले में 1 या 5 नर्सरियाँ हैं, तब भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी पूरे पूर्वांचल में इस तरह की नर्सरी, कॉमर्शियल नर्सरी नहीं है, 2-4 पेड़ तो हम कहीं दिखाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे हमारे नर्सरी में हर महीने 7 लाख पौधे तैयार होते हैं। और हम जो बीज डालते हैं, ऐसा नहीं है बीज डालने के लिए किसी कंपनी ने बताया या किसी विभाग ने बीज लेके डाल दिया। 2 एकड़ की जमीन है हमारी और उसमें हम हर प्रजातियों के बीज के पहले लगा के उसको देखते हैं। 10 वैरायटी टमाटर लगाएंगे, 10 वैरायटी मिर्च लगाएंगे। मजबूत करनी चाहिए किसान को भी और विभाग को भी, जब तक दोनों का समन्वय नहीं होगा। अब फतेहपुर जनपद से श्री लोकनाथ पांडे FPO के संबंध में यहाँ जानकारी देंगे। श्री लोकनाथ पांडे, जनपद फतेहपुर। आपने बताया गुल टूट गया है, आपने बताया कि गुल टूट गया है जो बनाते थे नाली पुल आगे चलाने के, तो उसमें क्या करना चाहिए? उनको साथ उनको करते हैं, लेकिन भी आप उनको साथ मनरेगा का धन है, सभी ग्राम प्रधानों को आदेश दिया गया कि अपने अपने गाँव की पुल बनवा के तैयार करा। तब पहले सर फ्री कांग्रेस के सरकार करेंगे हम लोग। तीसरा चीज ये है सर, यहाँ सब किसान भाई बैठे हैं, मैं हरी खाद की आप लोग बात करते हैं। हरी खाद में अगर आपको खेती में गिराना है तो मूंग उड़द को बोया जाएगा, इसलिए गिराया जाएगा, लेकिन आप सनई को सड़ाया करें और ढैंचा को मत सड़ावें। ढैंचा को आप तय कर लीजिए कि हमारे पास 10 बीघा खेती है तो हम 3 बीघा ढैंचा बोएंगे और ढैंचा का बीज लेंगे, तो हमें साहब बीज जो है 10,000 का एक फ्री मिल जाए और हमारी खेती मजबूत होगी। और ढैंचे की जड़ 1.5 फीट तक नीचे जाती है, तो हमारी जो कार्बन की मात्रा कम हो रही है उसको सफल बनाना। कार्बन की मात्रा हमारी खेती में बहुत कम हो गई था उसको। और दूसरा कि जानवरों का जो गोबर है उससे खाद बना के खेतों में डालेंगे। जनपद कौशाम्बी से अंगद कुमार मौर्य जी। फसल में 40,000 लगता है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी वो 3 लाख की जो रकम है उसको 5 लाख किया जाए महंगाई को देखते हुए, क्योंकि जैसे हम 3 लाख से ऊपर जाते हैं
बैंक धन से 10%, 11 अक्टूबर नवंबर तक हमारी फसल खाली होगी। अगर हम 6 महीने का KCC लेंगे तो हम 6 महीने में उसको जब फसल बेच नहीं पाएंगे तो हम 6 महीने में दे नहीं पाएंगे। तो महोदय, अगर हम लोग केले के नाम से KCC से ऋण लें तो आप उसे कम से कम 16 महीने के लिए 4% की दर से हमें ऋण दिलाने की कृपा करें। हमारा जनपद आप सबका आभारी रहेगा। अगर फसल बीमा में सुधार हो जाए, KCC में सुधार हो जाए तो मेरे समझ से हमारी जो ये नगद फसल है इसमें भी सुधार होगा और किसान अच्छी तरह से उत्पादन करेगा। धन्यवाद। जनपद प्रतापगढ़ से श्री संजीव कुमार शुक्ल। जनपद प्रताप। ये जो स्केल ऑफ फाइनेंस कह रहे थे केले का, ये कब का है, किस साल का है? 2022 को वो तो कह रहे हैं पुराना है, तो वो रिवाइज होना चाहिए। नंबर 2, अगर केले का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन टिपिकली किसी कारण से बढ़ा हुआ है तो उसको अकाउंट करना चाहिए। आए हुए आदरणीय कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, मंडल के समस्त मंडल के कमिश्नर महोदय, विभिन्न जिलों से आए हुए जिलाधिकारी महोदय, PDO महोदय तथा मुख्यतः हमारे किसान भाइयों एवं बहनों, मुझे प्रतापगढ़ जनपद से बोलने का सौभाग्य मिला है। मैं शॉर्ट में अपने बारे में और अपने जनपद के किसानों के बारे में बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बात आज प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की हो रही है। 10 साल की सर्विस छोड़ के 2016 में मैंने अपने शिवगढ़ ब्लॉक से जैविक खेती की शुरुआत की। केवल 10 किसानों के साथ मैंने 2016 में जैविक खेती शुरू की। शुरू में बहुत चैलेंजेस थे, किसानों के बीच बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं उस समय, बीज डालते हैं उस समय 26 से 27 किलो सुपर सीडर से दवाई करने पे ये हमारे किसान की बचत है, पहली बचत जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। और दूसरा, हमारे साइंटिस्ट महोदय बोल रहे थे, कुछ और भी वर्तागढ़ बोले हैं, सीड ट्रीटमेंट, बीज शोधन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फार्मर। किसान के लिए सबसे आवश्यक चीज है। आप मेरे जनपद में आइए, मैं दिखाऊंगा मेरे किसानों के खेत में देसी विधि से तैयार केचुए मिलेंगे, इतने बड़े बड़े। ये साबित करता है कि उस पर कोई खाद नहीं डाली गई है, कोई खाद नहीं डाली गई है। ऑन फॉर्म इनपुट तैयार करता हूँ, वेस्ट डिकम्पोजर का भी प्रयोग कराता हूँ किसानों से। और कड़वा रोग गारंटी नहीं लगेगा। ट्राइकोडर्मा से आप शोधन करिए, बीजावरी से शोधन करिए, लेकिन करिए। आपकी 20 से 30% बचत उसी समय हो जाती है जब आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं। कोई भी फसल हो, सब्जी का भी बीज हो, हमारे कुछ वर्तागढ़ बोले हैं, साइंटिस्ट महोदय भी बोले हैं, ये आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में जब रोग लग जाता है ना, तब हम परेशान होते हैं कि अब क्या करें। और एक बात बता दूं, मैं अगले सम्मानित किसान भाई को आमंत्रित करूं, इसके पूर्व आप सभी से निवेदन है कि समय का ध्यान रखें, अपनी बात कम समय में संक्षिप्त शब्दों में रखने की कृपा करें। श्री KN सिंह मत्स्य उत्पादन पर जानकारी देंगे वाराणसी से। इसके बाद चंदौली से श्री अजय सिंह तैयार रहेंगे। यहाँ पे डायट पे उपस्थित हमारे सम्मानित अधिकारीगण, विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी महोदय लोग, मुझे बहुत हर्ष है और आज ये गौरव प्राप्त हुआ है कि हमें आपके सामने कुछ कहने का मौका मिला है। जैसा मुझे कहा गया कि मैं मत्स्य पालन पे कुछ समस्याएं हैं या कुछ उपलब्धियां हैं, उसके बारे में बताऊं। सर, हमारे देश में मत्स्य पालन को
विगत 7-8 वर्षों में मत्स्य पालन पे बहुत ही सशक्त जोर डाला। देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी सब्सिडी की योजनाएं हैं, 40% 60% की सब्सिडी भी है और बहुत बड़ा 20,000 करोड़ का बजट भी एलोकेटेड है। मैं उसी के अंदर में सर बनारस में दूसरा आर्य सिस्टम बनाया हूं और शायद वो आर्य प्रदेश का सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार 40% और 60% की सब्सिडी भी दे रही है। ये 50 फीट बाई 110 फीट में 8 टैंक बना के बृहद आर्य से बनाया जाता है। उन टैंकों की गहराई लगभग 5 फीट होती है। 25 फीट बाई 25 फीट के 8 टैंक बनाए जाते हैं। 25 फीट में बृहद आर्यसम बनाते हैं। इसमें एक तरफ से जो पानी हम उसमें रखते हैं वो नीचे से सर्कुलेट होके फिल्टर्स में जाता है। बायो फिल्टर्स में हम उसको फिल्टर करते हैं और उस पानी को हम पुनः वापस उस टैंक में ले सकते हैं। उसके लिए फिल्ट्रेशन और मोटर वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है और उसमें इरिगेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। हमने सर अपने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हम उस पानी को जो टैंक में पानी होगा उस पानी के साथ हमारे फिश के जो फाइबर मिलते हैं उनकी मछली है उसके लिए हमें 0 फीट पे हम वहां पे मछली पाल सकते हैं, तो हमारी कास्ट कम हो जाती है। हम जो तालाब का पानी है उसे हम इरिगेशन में यूज कर रहे हैं। अभी हमारे वैज्ञानिक ने हमें कहा कि जब हम गंदे पानी को यूज करते हैं तो उसमें मेटल बढ़ता है और सारी चीजें बढ़ती हैं, वो सीवर के पानी को। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम मछली के तालाब के पानी को अपनी फसलों में डालें तो हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। हमारे जो उत्पादन है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। सर मैंने इस साल गेहूं पैदा किया है। हमें ग्रामीण फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने हार्वेस्ट प्लस के सहयोग से बायोफोर्टिफाइड फीड दिया था जिसमें कि जिंक ज्यादा थी। हम उस गेहूं को तालाब के पानी से जब सिंचाई किया और जो बिना तालाब के पानी का सिंचाई था, मेरा एक्सपेरिमेंट है, उसका HAL 305 से 317 है जो मैंने तालाब से भरा हुआ था। लेकिन जो दूसरे गेहूं थे वो ज्यादा से ज्यादा 390 तक मिले। खासतौर से इस साल सारे किसान हमारे समझते होंगे कि मार्च में 15 मार्च के बाद बहुत गर्मी पड़ने की वजह से हमारी गेहूं की पैदावार थोड़ी कम हुई, 15 से 20% की हमें लॉसेस हुए। लेकिन फिर भी हमें जहां हमने तालाब का पानी डाला था वहां HAL ज्यादा मिला, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज्यादा होती है। मैं क्या सर ने जैसा कहा कि हम आर्यस के बारे में बताएं, तो आर्यस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम ठंड में भी बच्चों को रोक सकते हैं। जैसे हम पंगासियस अगर कर रहे हैं जो इस समय हाईली ग्रोइंग मछली है, बहुत जल्दी से बढ़ती है, अगर उसे 22 टेम्परेचर के नीचे हम पालना चाहें तो वो भोजन करना छोड़ देती है। 15 टेम्परेचर के नीचे आने के बाद उसका सर्वाइवल मुश्किल होता है, या तो जाके बिल्कुल नीचे हाइड्रेट हो जाती है या तो मर जाती है। ऐसी सूरत में अगर हमारे से बच्चे रखते हैं तो वहां पे हम टेम्परेचर 23-24 ठंड में भी मेंटेन करते हैं, चाहे वो दिसंबर हो या जनवरी हो। बिल्कुल कवर होता है सर, और उसमें पानी की भी सप्लाई होती है, ऊपर से वो ड्यू नहीं गिरती जब, और पानी भी सर्कुलेट करता है, उसमें ऑक्सीजन की भी सप्लाई होती है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो जिला स्तर पे भी अगर ये ऐसी एजेंसी डेवलप की जाए। हमारे मत्स्य पालन की जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसमें प्रावधान तो है कि मत्स्य सहायता केंद्र बनाए जाएंगे, लेकिन सर ये 3 से 4 साल हो गया, अभी इसमें कुछ काम नहीं हुआ। ये हमने नोट कर लिया। प्लीज
बाकी मैं बहुत समय नहीं लेना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। लखनऊ से चलकर आए हमारे जनपद में माननीय कृषि उत्पादन आयुक्त हैं। विभिन्न मंडलों से आए हुए हमारे मंडल के आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय एवं दूर दराज से आए हुए विभिन्न मंडल से आए हुए हमारे किसान महोदय। सर, अभी एक हमारे साथी ने, हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, एक साथी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा पर अपनी बात रखा था, उसके संबंध में हम थोड़ा सा भी अपनी बात रखेंगे। सर, अभी 2 वर्ष से प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐच्छिक कर दिया गया है। ऐच्छिक होने से सर, जो किसान वर्ग है, कम पढ़ा लिखा है, कम जानकार है, उसको ये पता नहीं होता है कि बीमे की राशि कब कटती है कब नहीं कटती है। और किसानों का बीमा काट लिया जाता है बैंकों द्वारा, और समय से जो प्राप्त कटिंग होनी चाहिए समय। लेकिन ये इसमें एक ऐसा बना हुआ नियम कि आप मना करेंगे तो नहीं मिलेगा, हाँ, अदरवाइज मिल जाएगा। ये हम लोग उसको टेकअप कर रहे हैं भारत सरकार के साथ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो किसान चाहे वो कराए। लेकिन चूंकि सरकार बीमे को प्रमोट करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, लेकिन आपकी दूसरी बात भी सही है कि बीमा का प्रीमियम तो कट जा रहा है, लेकिन नुकसान होने पे लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा। ठीक बात है। दूसरी बात एक और छोटी सी, 1 मिनट में कहिए सर। हमारे जनपद को 100 रुपया